हेलो ऑल, वेलकम टू एग्ज़ाम मसाला। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CHSL मेंस 2025 में पूछे गए कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस। और ये आने वाले SSC 2026 एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि CGL, CHSL, CPO, जिन भी एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बैकअप मेथड कॉपीज ओनली फाइल्स चेंज्ड सिंस द लास्ट बैकअप, saving storage but requiring multiple files for restoration. What is this method? तो देखो, पहला जो ऑप्शन है वो है फुल बैकअप। तो फुल बैकअप देखो, उसमें लास्ट बैकअप से कोई मतलब नहीं होता। फुल बैकअप आप जब भी बनाओगे तो ये पूरा का पूरा बैकअप बनाएगा, ठीक है, पूरी फाइल्स को कॉपी करेगा। ठीक है, तो सेविंग स्टोरेज तो दूर की बात है, ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज यूज़ करता है। फिर दूसरा, तो ए ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन है डिफरेंशियल बैकअप। तो ये लास्ट बैकअप ये भी नहीं देखता है, ठीक है, ये नहीं देखता कि लास्ट बैकअप कौन सा है। ये देखता है कि आखिरी बार फुल बैकअप कब बना था। ये फुल बैकअप के बाद का बैकअप बनाता है। तो स्टोरेज ये फुल बैकअप से कम यूज़ करता है, लेकिन तभी ज़्यादा यूज़ करता है। फिर तीसरा ऑप्शन है इंक्रीमेंटल बैकअप। ये क्या करता है, देखता है कि आखिरी बार बैकअप कब बना था, उसके बाद का ये बैकअप बनाता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। डिफरेंस अगर हम थोड़ा सा समझें, देखो ये जो तीनों ऑप्शन है ना, ये तीनों प्राइमरी टाइप के बैकअप्स हैं, यानी बेसिक बैकअप्स हैं। चौथा जो है ये एक एडवांस्ड बैकअप है, और भी एडवांस्ड होते हैं, लेकिन पहले जो तीन प्राइमरी बैकअप्स होते हैं इसको हम समझ लेंगे अच्छे से और इनका डिफरेंस जानेंगे। तो फुल बैकअप जैसा कि मैंने बताया कि ये आखिरी बैकअप को बिल्कुल नहीं देखता है, ये पूरा का पूरा फुल बैकअप बनाता है। डिफरेंशियल बैकअप ऐसा है कि जैसे कि आपने फुल बैकअप बनाया, एक हफ्ते बाद आपने डिफरेंशियल बैकअप बनाया, फिर अगले हफ्ते अगर आप फिर से डिफरेंशियल बैकअप बना रहे हैं, तो पिछले हफ्ते आपने जो डिफरेंशियल बैकअप बनाया था ये उसको कंसिडर नहीं करेगा। ये सीधा फुल बैकअप जब बनाया था उसके बाद का जितना भी चेंजेस हुए हैं फाइल में वो सबका एक बैकअप बना देगा। तो यहाँ पे दो फाइल्स बन जाती हैं, ठीक है। डिफरेंशियल बैकअप जब भी बनाओगे तो दो फाइल्स होंगी, एक फुल बैकअप का होगा, एक डिफरेंशियल बैकअप का होगा। इंक्रीमेंटल बैकअप जैसे बनाओगे, आपने आज एक फुल बैकअप बनाया है, ठीक है, एक हफ्ते बाद आपने एक इंक्रीमेंटल बैकअप बनाया, ठीक है, फिर अगले हफ्ते बाद फिर इंक्रीमेंटल बैकअप बनाया, ठीक है। तो पिछले हफ्ते जो आपने इंक्रीमेंटल बैकअप बनाया था वो उसके आगे से फिर बैकअप बनाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंशियल बैकअप आप जब भी बनाओगे इसमें केवल दो फाइल यूज बनती हैं, ठीक है, और फुल बैकअप जब भी बनाओगे केवल एक ही फाइल बनेगी, ठीक है। ये हमेशा एक ही फाइल बनाएगा और पूरा का पूरा स्टोरेज यूज करेगा, ठीक है, पूरा का पूरा बैकअप देगा। इंक्रीमेंटल बैकअप में ये मल्टीपल फाइल बनाता है, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा ये आगे का बैकअप बनाएगा, तो जो पुराने बैकअप्स हैं पहले इंक्रीमेंटल बनाए हुए हैं उसका भी यूज़ होगा ना बाद में। तो अब स्टोरेज का आपने देख लिया। स्टोरेज की अगर आप बात करें, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज यूज़ करता है। डिफरेंशियल बैकअप ये बीच का है, ठीक है, दोनों के बीच का एक मतलब इंक्रीमेंटल से कम स्टोरेज यूज़ करेगा, लेकिन अरे सॉरी, फुल बैकअप से कम स्टोरेज यूज़ करेगा लेकिन इंक्रीमेंटल से ज़्यादा बैकअप यूज़ करेगा। अब बात करते हैं बैकअप बनाने में कितना टाइम लगेगा, बैकअप स्पीड। तो फुल बैकअप जो है ये, क्योंकि फुल बैकअप बनाता है तो ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। डिफरेंशियल बैकअप तो बीच का है। इंक्रीमेंटल क्योंकि इसको कम फाइल्स कॉपी करनी होती हैं, ठीक है, थोड़े टाइम का ये बैकअप बनाता है, तो इसमें जो स्पीड है इसकी बैकअप बनाने की वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अब जब बात करेंगे रिकवरी की, यानी रिस्टोर करने की, रिस्टोरेशन की, तो जो फुल बैकअप होता है ये सबसे फास्ट होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ही फाइल होती है, एक ही फाइल को जब हमें रिस्टोर करना है, रिकवर करना है तो फटाक से कर देता है, कॉपी पेस्ट ही करना है। जब डिफरेंशियल बैकअप की बात करेंगे तो ठीक है, ये मीडियम हो जाता है, ठीक है, मीडियम स्पीड होती है इसकी, क्योंकि दो फाइल्स यूज़ करना होता है, ठीक है। जो दूसरे फाइल में जो चेंजेस हुए हैं उसको मैच करना पड़ता है, फिर रिस्टोर करना होता है, रिकवर करना होता है, तो मीडियम स्पीड होती है। इंक्रीमेंटल फाइल्स, इसको बैकअप बनाने में तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन जब रिकवर करना होता है, रिस्टोर करना होता है, तो ये सबसे स्लो होता है। सबसे स्लो क्यों होता है? क्योंकि मान लो आपने 8 बार बनाया हुआ है, इंक्रीमेंटल बैकअप लिया हुआ है और एक फुल बैकअप है,
तो जब आपको रिकवर करना है तो आठों फाइल्स देखनी पड़ेंगी ना कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और फुल बैकअप का भी देखना पड़ेगा कि जिनमें चेंजेस नहीं वो फुल से उठाएगा, जिनमें चेंजेस हुए हैं वो इनसे उठाएगा। तो इनमें टाइम लगता है, तो इसलिए ये रिकवरी में स्लो है। आगे चलते हैं, ये सब तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आगे एग्जाम में, विच बैकअप टाइप इज द फास्टेस्ट टू रिस्टोर, यानी रिकवर करने में सबसे फास्ट कौन है, तो फुल बैकअप है, लेकिन बैकअप बनाने में जो फुल बैकअप है सबसे स्लो है। विच बैकअप टाइप इज द फास्टेस्ट टू क्रिएट, बैकअप बनाने में तो सबसे फास्ट है इंक्रीमेंटल बैकअप, लेकिन जब रिकवर करने की बात आती है तो सबसे स्लो है। और जो डिफरेंशियल बैकअप हो तो बीच का है, ठीक है, फुल और इंक्रीमेंटल के बीच का है वो। दूसरा क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नेटवर्क, अच्छा हाँ मैंने ये नहीं एक्सप्लेन किया ना, कहाँ गया, स्नैपशॉट बैकअप। हाँ स्नैपशॉट बैकअप मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। स्नैपशॉट बैकअप ये देखो कोई वैसा बैकअप नहीं है कि आपका कोई स्टोरेज करता है या स्टोरेज वैसा बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, फाइल्स को कॉपी पेस्ट वैसा नहीं करता है ये। जब आपको कोई सॉफ्टवेयर मेजर सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना होता है, अपडेट करना होता है, तब हम स्नैपशॉट बैकअप का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, जो आपका सिस्टम है उसका एक मेटा डेटा मैप बना लेता है कि आपका सिस्टम करेंटली कैसा है। तो जब हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, मान लो क्रैश हो जाता है सॉफ्टवेयर, या क्या कहते हैं अपडेट सही से नहीं होता है, कुछ एरर होता है, तो हम स्नैपशॉट बैकअप का यूज़ करके जैसा हमारा अपडेट से पहले सिस्टम था ये सेम वैसे लाके आपको दे देता है। ठीक है, तो सिंपल से इसका काम है, बाकी लॉन्ग टर्म नहीं है। ठीक है, ये टेम्परेरी टेम्परेरी बैकअप है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बैकअप नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो विच टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्ट्स ब्रांच ऑफिसेज इन डिफरेंट सिटीज यूजिंग लीज्ड लाइंस और सैटेलाइट लिंक्स। तो डिफरेंट सिटीज को आपको कनेक्ट करना है, तो कौन सा नेटवर्क यूज होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, बिकॉज इट ऑफर्स हाई स्पीड। तो लोकल एरिया नेटवर्क तो या तो एक घर में होगा, या तो चलो आसपास पड़ोस में जो बिल्डिंग्स हैं वहां तक कनेक्ट हो जाएगा, डिफरेंट सिटीज में थोड़ी ना होगा, तो ए ऑप्शन गलत है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बिकॉज इट कवर्स अ सिटी, तो एक सिटी कवर करेगा ना, लेकिन आपको तो डिफरेंट सिटीज कवर करनी है, तो ये नहीं कर पाएगा, तो बी ऑप्शन नहीं है। वाइड एरिया नेटवर्क, बिकॉज इट स्पैन्स लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज, ठीक है, तो बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया ये कवर करता है, एक पूरी कंट्री को भी कवर कर सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बाकी जो डी ऑप्शन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये तो काफ़ी कम होता है। ठीक है, ये तो एक घर में हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, जैसे कि ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ एक क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। बाकी सब तो मैंने बता ही दिया है ना। मैन जैसे कि सिटी में केबल टीवी नेटवर्क होता है, ठीक है, वो भी एक मैन का एग्जाम्पल है। तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ नेटवर्क। तो ब्लूटूथ क्या है, अभी मैंने बताया, पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आपसे पूछ सकता है विच नेटवर्क टिपिकली हैज अ स्लोअर डेटा ट्रांसमिशन रेट, लैन और वैन। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो किसका डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो स्लोअर है, तो लैन का जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो ज़्यादा होता है, फास्ट होता है, तो यहाँ पे स्लो पूछा है तो वैन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच कीबोर्ड शॉर्टकट is commonly used to insert a new slide with the same layout as the previous slide। ठीक है, तो अगर आपको नई स्लाइड बनानी है लेकिन उसका जो लेआउट है वो सेम होना चाहिए, जैसे आप किसी स्लाइड पे काम कर रहे हो, आपने उसका लेआउट थोड़ा चेंज किया है, तो अगर आप नया स्लाइड वैसे नॉर्मली बनाओगे तो लेआउट चेंज हो जाएगा ना, लेकिन आप चाहते हो कि जैसा जैसे स्लाइड पे आप काम कर रहे हो सेम वैसा ही लेआउट आए, तो आप प्रेस करोगे Ctrl+M। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर आप नॉर्मली न्यू स्लाइड बनाना चाहते हो जिसका लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट जैसा होता है वैसा हो, तो एन प्रेस करोगे, Ctrl+N होगा।
मतलब यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम ये तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करोगे तो जो प्लेस होल्डर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि एक टाइटल होता है, ठीक है, तो अगर टाइटल पे आप हैं तो नीचे जो बॉक्स होता है उस पे चला जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एन क्या करता है, न्यू एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोल देता है। लेकिन अगर आप सेम लेआउट चाहते हैं, ठीक है, सेम लेआउट, तो कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे। ये शिफ्ट प्लस एम तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एंटर से जो हमारा कर्सर होता है वो नेक्स्ट टेक्स्ट प्लेस होल्डर पे चला जाता है। जैसे अगर टाइटल पे है तो टाइटल से वो टेक्स्ट बॉक्स पे नीचे जो होता है वहां पे चला जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट टू डुप्लीकेट द करंट स्लाइड। आपने एक स्लाइड है, ठीक है, उसमें आपने कुछ टाइप कर रखा कंटेंट, आप चाहते हो इसका एक डुप्लीकेट बना लो कि उसमें भी वो कंटेंट रहे सेम वैसे ही। तो आप कंट्रोल प्लस डी प्रेस करो, ठीक है, तो आपका स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। देखो अगर आप F5 प्रेस करोगे तो स्लाइड शो जो पहला स्लाइड होगा पावर पॉइंट में वहां से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग मान लो आप पांचवें छठवें या किसी बीच में किसी स्लाइड पे हो, आप चाहते हो कि आपका स्लाइड शो वहीं से स्टार्ट हो, पांचवें या छठवें जहां पे भी आप हो, तो आप शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करोगे तो करंट स्लाइड शो से, मतलब करंट स्लाइड से स्लाइड शो आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, which computer port provides high speed serial transfer, power supply, plug and play support and connects devices like keyboards, printers and storage। तो आजकल जो आप यूज करते हैं, पहले तो कीबोर्ड वगैरह दूसरे से यूज होते थे, लेकिन आजकल यूएसबी वाला आता है ना, तो यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आजकल तो माउस वगैरह सब कुछ इसी से कनेक्ट होता है। जब हम लोग छोटे थे तो यूएसबी से नहीं कनेक्ट होता था। तो देखो यूएसबी का जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है इससे। और आजकल कनेक्ट करते हैं हम लोग कीबोर्ड माउस वगैरह सब कुछ। पैरेलल पोर्ट क्या होता है, ये ओल्ड प्रिंटर्स में यूज होता था और स्कैनर्स में, आजकल नहीं यूज होता है। सीरियल पोर्ट जो है ये कीबोर्ड और माउस जो होते थे, माइस यहाँ पे लिखा हुआ माउस, जो पुराने माउस होते थे वो सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होते थे, और ये जो कीबोर्ड होता था वो भी पीसी में सीरियल पोर्ट का यूज करके कनेक्ट होता था। और PS2 पोर्ट जो है ये भी क्या कहते हैं, कलर कोडेड की होते थे, ठीक है। कीबोर्ड वाला शायद पर्पल कलर का होता था और माउस वाला ग्रीन होता था, ऐसा शायद था, मतलब मैंने भी यूज़ किया है, अभी याद नहीं है। तो व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस। व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूएसबी टाइप सी। टाइप सी आजकल हम लोग यूज करते हैं ना, तो कैसा कनेक्टर है, वो एक रिवर्सिबल कनेक्टर है, ठीक है। जो टाइप सी होता है उसको आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब आगे और पीछे दोनों सेम ही होता है, ठीक है, चाहे इस तरफ से कनेक्ट करो चाहे दूसरी तरफ से कनेक्ट करो, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। हाँ लेकिन इंटरचेंज तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड टाइप सी हो, है ना। अगर एक साइड अगर यूएसबी है दूसरी साइड टाइप सी है तब नहीं। दोनों साइड अगर टाइप सी है, टाइप सी टू टाइप सी, तो आप उल्टा करके भी कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, a user notices that uploading files to a cloud platform is much slower than downloading files of the same size. What is the most appropriate technical reason? तो ये तो आपने देखा ही होगा कि जो हमारी डाउनलोड स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है अपलोड स्पीड से। तो इसका रीज़न क्या होता है, क्लाउड सर्वर्स लिमिट अपलोड स्पीड फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ हालांकि क्लाउड सर्वर्स कभी कभी लिमिट लगाते हैं, लेकिन ये प्राइमरी रीज़न नहीं है। अगर लिमिट नहीं लगाएंगे तब भी डाउनलोड स्पीड ज़्यादा रहेगा और अपलोड स्पीड कम रहेगा, ठीक है, तो ये बेसिक रीज़न नहीं है। दूसरा ऑप्शन, अपलोड डेटा इज ऑलवेज एनक्रिप्टेड ट्वाइस, ठीक है, तो ट्वाइस गलत है। डेटा अपलोड वाला हो या डाउनलोड वाला हो वो सिर्फ एक ही बार एनक्रिप्ट होता है, ठीक है।
इंटरनेट कनेक्शंस यूजुअली हैव असिमेट्रिक बैंडविड्थ। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, आंसर यही होगा। ठीक है, देखो जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं तो उनका अपना बैंडविड्थ होता है कि कितना वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर क्या कहते हैं, अगर वो बराबर बराबर डिवाइड करेंगे तो हमारी डाउनलोड स्पीड कम हो जाएगी। अब जो लोग हैं वो ज़्यादातर तो डाउनलोड वाला ही यूज़ करते हैं ना। आप लोग कितना अपलोड करते हो, ज़्यादातर डाउनलोड ही यूज़ करते हो। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि बैंडविड्थ को असिमेट्रिक बना देते हैं। डाउनलोड में बैंडविड्थ वो ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी स्पीड ज़्यादा हो, और अपलोड में बैंडविड्थ कम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेम चीज़ बाकी लोग भी करते हैं। मतलब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो, चाहे वो ये वाईफाई वाला हो, ठीक है, या ऑप्टिकल फाइबर वाला हो, या आपका जो जियो वगैरह है ना। फिर डी ऑप्शन क्या है, अपलोडिंग रिक्वायर्स मोर सीपीयू प्रोसेसिंग देन डाउनलोडिंग। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये तो मैंने बता ही दिया है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन प्रोवाइड्स इक्वल अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड्स। ठीक है, तो अगर आप सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन लोगे तो आपका अपलोड और डाउनलोड स्पीड बराबर होगा। ठीक है, SDSL इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन ये आपको अलग से वैसा लेना पड़ेगा। ठीक है, जनरली जो होता है वो असिमेट्रिक होता है। Which keyboard shortcut is commonly used to create a new blank document while the program is already running। तो प्रोग्राम जैसे चल रहा है और आप उसको क्लोज करना चाहते हो। अच्छा सॉरी, क्लोज नहीं, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, Ctrl+N। ठीक है, ये तो अभी हमने किया है ना। Ctrl+N करोगे तो एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर हो गया। Ctrl+O से क्या होता है, इससे एक एग्जिस्टिंग फाइल खुलती है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी फाइल ऐसे खुल जाती है। अगर Ctrl+O प्रेस करोगे तो एक ओपन वाला एक बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप क्या खोलना चाहते हो। जैसे अगर आपने क्रोम खोला हुआ है तो क्रोम में Ctrl+O प्रेस करोगे तो वो चीज़ें आपके पास ऑप्शन आएंगी कि जो क्रोम में खुल सकती हैं। जैसे क्रोम में तो खैर PDF भी खुल जाता है, सब कुछ खुल जाता है। अगर आपने पावर पॉइंट खोला है तो आप Ctrl+O प्रेस करोगे तो आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे वो केवल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की आएंगे। PPTs ही केवल ओपन हो सकती है ना पावर पॉइंट में। तो केवल पावर पॉइंट ही का ही ऑप्शन आएगा। फाइल्स वगैरह भी ओपन कर सकते हो, लेकिन फाइल्स में वही दिखेगा, केवल PPT ही दिखेंगी। PPT के अलावा बाकी PDF वगैरह नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर Ctrl+W, इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी करंट डॉक्यूमेंट विंडो क्लोज करना चाहते हो तो Ctrl+W यूज होता है। फिर आता है Ctrl+F2, इससे प्रिंट प्रीव्यू बटन ओपन होता है, लेकिन ये सब में नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्रोम में करोगे तो नहीं होगा। ये जनरली MS ऑफिस जो होती है, जैसे कि MS वर्ड हो गया और पावर पॉइंट हो गया, तो उसमें आप दबाओगे Ctrl+F2 तो प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, आ जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज। अगर आप कहीं पे सेव करना चाहते हो, अगर आप सेव पे क्लिक करोगे तो जहां सेव होना होगा बाई डिफॉल्ट उसका ऑप्शन आता है। कहीं और सेव करना चाहते हो तो सेव एज पे क्लिक करोगे, F12 प्रेस करके। ठीक है, शॉर्टकट की है। अगला क्वेश्चन देखो, अ यूजर टाइप्स द फॉर्मूला A1+B1। ये जो स्टार है इसका मतलब इनटू होता है, मल्टीप्लीकेशन इनटू C1 इनटू अ सेल अकॉर्डिंग टू एक्सेल्स स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस विच कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड फर्स्ट। तो देखो एक्सेल में भी बॉड मास का फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, बॉड मास, तो जाहिर सी बात है पहले मल्टीप्लीकेशन ही होगा। ठीक है, तो B1 × C1 पहले होगा, सी ऑप्शन आंसर हो गया। आगे चलते हैं। ये जो पेमडास दिख रहा है आपको, पेमडास और बॉडमास एक ही होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि पेमडास जो है ये US यानी अमेरिका में इसको बोलते हैं, और बॉडमास इंडिया और ब्रिटेन में, ठीक है, UK में बोलते हैं। फुल फॉर्म इसके मतलब अलग हैं, लेकिन है सेम ही चीज़। ठीक है, फिर चलते हैं
क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन एमएस एक्सेल। तो अब लगता है बताना ही पड़ेगा। ये जो पेमडॉस है ना, पेमडॉस में पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस। बॉडमास के सिस्टम में इसको ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट और पैरेंथेसिस एक ही है, ठीक है। और एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन ये बेसिकली बॉडमास में ओ से ऑर्डर होता है ना, ओ से ऑर्डर, उसमें एक्सपोनेंट्स पावर्स वगैरह आ गई, तो ये दोनों हाईएस्ट प्रेसिडेंस में होते हैं, ठीक है, मतलब पहले ये काम होगा, बाकी काम बाद में होंगे। सबसे पहले ब्रैकेट देखते हैं, उसके बाद अगर कोई पावर वगैरह है तो वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अ नेटवर्क डिवाइस डिवाइड्स अ लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, reduces traffic and operates using MAC addresses but does not use IP addressing. Which device matches this description? तो राउटर तो जो होता है वो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ब्रिज, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ब्रिज ऑप्शन। तो डिटेल्स देखेंगे, ब्रिज क्या करता है, it uses MAC addresses to forward data and effectively splits a large LAN into smaller collision domains, ठीक है, reducing overall traffic, ठीक है। लार्ज जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसको स्मॉल डोमेन्स में ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, स्प्लिट कर देता है। और बाकी ऑप्शंस, रूटर क्या करता है, ये डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। रिपीटर क्या करता है, ये वीक सिग्नल्स को बूस्ट करता है ताकि वो और ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाए। गेटवे क्या करता है, ये ट्रांसलेटर का काम करता है डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बीच में। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है विच डिवाइस इज ऑफन रिफर्ड टू एज मल्टी पोर्ट ब्रिज। तो ये स्विच होता है, ठीक है, स्विच भी एक टाइप का ब्रिज ही होता है, लेकिन ये थोड़ा मॉडर्न टाइप का है, ठीक है, थोड़ा और बेटर है, ठीक है। जो ब्रिज होता है वो सिंगल पोर्ट का होता है, लेकिन जो स्विच होता है वो मल्टी पोर्ट ब्रिज होता है। अगला सवाल, which feature in MS Word reduces the file size of a document by compressing its XML components। तो देखो पुराने जो MS Word या MS Office जो होते थे उसमें XML नहीं यूज होता था, ठीक है। जैसे कि आज आप पहले जो PPT होता था उसका शॉर्ट फॉर्म PPT होता था, लेकिन आजकल आप देखोगे तो PPT X होता है। ऐसा क्यों होता है, जो X है ये XML को ही रिप्रेजेंट करता है। पहले जैसे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता तो डॉक होता था, लेकिन आजकल डॉक डॉट एक्स होता है, तो ये जो एक्स होता है ये एक्सएमएल कंपोनेंट होता है, ठीक है, इसी से उसकी साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप साइज रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, तो देखो कॉम्पैक्ट एक्सएमएल ये नहीं होता है, ठीक है। फास्ट सेव, बाइनरी पैकिंग, ये सब जो है ये पुराना जो हमारा MS ऑफिस था पुराने टाइप के, जैसे 2003 का, ठीक है, 2003 वगैरह में ये सब यूज़ होते थे, ठीक है। अब ये सब यूज़ नहीं होते हैं। अब अगर आपको ये फाइल रिड्यूस करना है तो आप यूज़ करोगे जिप पैकेज कंप्रेशन, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2003 में देखो XML नहीं यूज़ होता था। 2007 और जो अब के वर्जन है जैसे 2011 का आया था, फिर 2016 का हुआ, फिर अभी तो 365 चल रहा है ना। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है इफ यू चेंज द एक्सटेंशन ऑफ डॉट डॉक एक्स फाइल टू डॉट जिप एंड एक्सट्रैक्ट इट व्हाट विल यू फाइंड। तो अगर हम इसको जिप करेंगे डॉक एक्स फाइल को और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें फोल्डर्स दिखेंगे, फोल्डर्स कंटेनिंग द ओरिजिनल XML कोड एंड मीडिया फाइल्स। अगला क्वेश्चन, इन MS Excel which default view displays rows, columns and grid lines। ठीक है, तो कैसा डिफॉल्ट व्यू, तो जो नॉर्मल व्यू होता है, ठीक है, एक्सेल में आप खोलोगे तो जो नॉर्मल व्यू होता है उसमें आपको रोज, कॉलम्स और ग्रिड लाइंस दिखते हैं। आगे चलते हैं। पेज लेआउट आपको क्या शो करता है, पेज लेआउट शो करता है कि जैसे आपको प्रिंट आउट निकालना है तो पेज लेआउट शो करेगा कि
हाउ द वर्कशीट विल लुक व्हेन प्रिंटेड, ठीक है, इंक्लूडिंग हेडर्स एंड फुटर्स, ठीक है। जैसे आपको प्रिंट निकालना है तो पेज लेआउट बताएगा कि क्या क्या प्रिंट होगा, कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। पेज ब्रेक प्रीव्यू, देखो जो एक्सेल होता है उसमें एमएस वर्ड की तरह ऐसे बीच में पेज का ब्रेक नहीं होता है कि एक पेज खत्म हो गया बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया फिर दूसरा पेज शुरू हो रहा है। एक्सेल जो होता है अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो जब आप प्रिंट करोगे तो आपको तो पता नहीं है कि कहाँ से, मतलब एक जो पेज में प्रिंट होगा वो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू आपको शो करता है एग्जैक्टली वेयर पेजेस विल ब्रेक व्हेन प्रिंटेड, डिस्प्लेइंग ओनली द एरिया विथ डेटा, ठीक। मतलब वही है कि जैसे एमएस वर्ड का आपको प्रिंट आउट निकालना है तो वहां पर तो पेजेस हैं, पहला पेज दूसरा पेज, तो जब उसको प्रिंट आउट निकाल लोगे तो सिंपली पहले पेज का डेटा पहले पेज में आएगा, दूसरे का दूसरे में। लेकिन एक्सेल में अनलिमिटेड ऐसे होता है, उसमें बीच में वैसा ब्रेक नहीं होता है। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू आपको शो करता है कि पहले पेज में क्या प्रिंट होगा, कैसे क्या प्रिंट होगा, वो शो करता है। फ्यूचर में एग्जाम में पूछ सकता है वेयर आर द व्यू शॉर्टकट बटन्स लोकेटेड इन द एक्सेल इंटरफेस। तो व्यू शॉर्टकट बटन राइट साइड में होता है, ठीक है, जो स्टेटस बार होता है उसके राइट कॉर्नर में होता है। अगला क्वेश्चन, अ बिजी ई कॉमर्स वेबसाइट सडनली crashes after being overwhelmed by thousands of fake traffic requests hitting its server at the same time. Which type of cyber attack is most likely responsible? तो देखो एसएससी की वेबसाइट जब क्या कहते हैं क्रैश कर जाती है तो वो तो फेक नहीं होता है, रियल ट्रैफिक रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। आप लोग जब कोई रिजल्ट आता है आंसर की देखना होता है, ठीक है, तो सब लोग लॉगिन करते हैं इकट्ठा, या स्टेटस आता है सब लोग इकट्ठा लॉगिन करते हैं, तो रियल ट्रैफिक रिक्वेस्ट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्रैश कर जाता है। लेकिन अगर लोग सच में नहीं कर रहे हैं, फेक ट्रैफिक रिक्वेस्ट से कैसे किया जा सकता है, तो किसका यूज़ होता है उसमें, ट्रोजन का होगा। ट्रोजन तो एक तरीके का मालवेयर है ना, जैसे वायरस वगैरह होते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट भेजना आपको। मैन इन द मिडिल, मैन इन द मिडिल वो होता है जैसे दो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं ऑनलाइन और कोई उसको इंटरसेप्ट कर ले, उनकी बातें सुन रहा है छुप के बैठ के, तो उसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखो एंटीवायरस है, एंटीवायरस तो मालवेयर हटाने के लिए है या उसको रोकने के लिए है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। आंसर है सी ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनायल ऑफ सर्विस, ठीक है, डीडॉस बोलते हैं। तो इसमें डीडॉस क्या करता है, डीडॉस अटैक, तो अगर इसमें क्या है कि जैसे कि आपने दूसरों के कंप्यूटर्स में अपना कोई मालवेयर रखा हुआ है, ठीक है, वायरस ट्रोजन कुछ भी, आप उनका सिस्टम थोड़ा यूज़ कर सकते हो। तो डीडॉस में वही करते हैं कि जो जो सिस्टम्स आपने करप्ट कर रखे हैं, ठीक है, आपका एक्सेस है उसमें थोड़ा, तो आप उनका यूज़ करके एक सिंगल टारगेट पे जिसका सर्वर आप क्रैश करना चाहते हो उस पर फेक ट्रैफिक रिक्वेस्ट भेज सकते हो डिफरेंट कंप्यूटर्स से, ठीक है। यानी कि जैसे करना है तो मान लो आपके मतलब ढेर सारे लोगों को वायरस वगैरह भेज के उसमें सिस्टम में रखा हुआ है, तो आपको नहीं पता है लेकिन आपके सिस्टम से ट्रैफिक रिक्वेस्ट जा रहा है उस पर, ठीक है। तो ढेर सारे लोगों के साथ जब ऐसा कर सकते हैं तो डीडॉस का यूज़ करके सिस्टम क्रैश किया जा सकता है किसी भी वेबसाइट का या सर्वर का। बाकी ट्रोजन तो है, ठीक है, एक मालवेयर है, ठीक है, ये अपने आप को ऐसे दिखाता है जैसे ये एक रियल सॉफ्टवेयर है ना। मैन इन द मिडिल मैंने बता दिया, एंटीवायरस। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the network of hack devices used to launch a DDoS attack called? तो कैसा क्या यूज़ करते हैं, बॉट नेट यूज़ करते हैं। बॉट आप जानते होंगे, ठीक है, बॉट क्या होता है, बॉट एक ऑटोमेटिक काम करने वाला होता है, तो एक बॉट से काम चलेगा नहीं। अगर आपको मल्टीपल या बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर से कहीं एक वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक पहुंचाना है तो एक बॉट से काम नहीं चलेगा, तो बॉट नेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। बॉट का पूरा नेटवर्क होता है, आपने जहाँ जहाँ भी वायरस भेजा हुआ है, ठीक है, अपना मालवेयर भेजा हुआ है, वहाँ से आप बॉटनेट का यूज़ करके आप मैसेज सेंड करोगे कि इस ट्रैफिक पे इस वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ इस सर्वर को आपको अपना ट्रैफिक भेजना है और क्रैश करना है उसको, ठीक है। Which of the following is not a standard protocol used for the retrieval or transmission of emails?
तो देखो जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, पहला है POP3। POP3 क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, उसका थर्ड वर्जन है ये। तो यहाँ पे नॉट पूछा है ना, ठीक है, कौन सा ईमेल्स के रिट्रीवल यानी रिसीव करने में या सेंड करने में कौन सा यूज़ नहीं होता है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है ये यूज़ होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। IMAP ये होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ये भी ईमेल में यूज़ होता है ना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। फिर है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भी ईमेल में यूज़ होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है SNMP। SNMP क्या है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो इसका काम नेटवर्क को मैनेज करना होता है, ना कि ईमेल में इसका कोई काम होता है। तो नॉट ही पूछा था, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे क्यों नहीं जा रहा? हाँ, तो अभी क्या बताना है? हाँ, तो ये जो SNMP है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये किस लिए यूज़ होता है? नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। जैसे कि डिवाइसेस होती हैं, रूटर्स और स्विचेस वगैरह। स्विच क्या होता है? एक मल्टी पोर्ट ब्रिज होता है, ठीक है, ये अभी पहले बताया ना स्विच। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल्स, ठीक है, ईमेल्स का में इसका कोई काम नहीं है। फिर ऑप्शंस में जो बाकी थे उनको जान लो। POP3, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये प्रोटोकॉल किस लिए यूज़ होता है? ईमेल्स को डाउनलोड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, डाउनलोड ईमेल्स फ्रॉम द सर्वर टू अ लोकल डिवाइस। आप अपनी ईमेल में जब कोई चीज़ डाउनलोड करते हो, ठीक है, आपके लोकल डिवाइस में डाउनलोड होता है, तो POP3 का यूज़ करके वो डाउनलोड होता है। फिर है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP, ठीक है, ये क्या करता है? सिंक करता है ईमेल्स अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस, लीविंग देम ऑन दी सर्वर। तो देखो आपका जो जीमेल है, आप जीमेल लैपटॉप में खोलो या आप फ़ोन में खोलो या किसी और के फ़ोन में लॉगिन कर लो, तो आप अपना ईमेल एक्सेस कर सकते हो ना। तो कैसे करते हो? क्योंकि आपके जो ईमेल्स हैं वो सिंक किए गए हैं सर्वर पे, ठीक है, सर्वर पे सिंक किए गए हैं, तो आप कहीं पे भी मल्टीपल डिवाइसेस में लॉगिन करो, आपको वो मिल जाएगा। तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करके ये किया जाता है? IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर अगला है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये यूज़ होता है स्पेसिफिकली फॉर सेंडिंग और ट्रांसफरिंग ईमेल्स, ठीक है, आपको मैसेज भेजना है तो जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा SMTP होगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर दी स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर्स फॉर SMTP, POP3 एंड IMAP? तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, पोर्ट नंबर्स जो हैं वो यही है, ठीक है, 25, 110, 143, ठीक है। SMTP का 25 है, POP3 का ये 110, IMAP का 143। In networking, protocols define the rules for communication between devices. Which protocol is most commonly used for web communication? तो देखो वेब कम्युनिकेशन में जो यूज़ होता है, देखो POP3 तो हमने अभी देखा, ठीक है, ये किस में होता है? ये ईमेल में यूज़ होता है। SMTP भी ईमेल में होता है, तो ये भी नहीं होगा। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा ना, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो यही आंसर होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ये सब का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। ये एक फंडामेंटल प्रोटोकॉल है जो HTML वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट पे ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है ये प्रोटोकॉल। अभी बाकी तो हमने फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपको नेटवर्क पे डाउनलोड अपलोड जो करते हो वो FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। और SMTP, POP3 ये मैंने बता दिया, ठीक है, ईमेल्स में यूज़ होता है, पिछले क्वेश्चन में बता दिया। फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन? तो यहाँ पे सिक्योर वर्ड आया है ना, तो देखो वेब कम्युनिकेशन में HTTP तो यूज़ होता है जो हमने भी क्वेश्चन में देखा, लेकिन यहाँ पे S वर्ड लगा दे सिक्योर,
तो सिक्योर करने के लिए HTTPS यूज़ होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। सिक्योर में क्या है, एक HTTP का, ठीक है, जो HTTP है इसका एक मॉडर्न वर्जन है, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। इसमें क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो एनक्रिप्टेड होता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा सिक्योर होता है। अगला क्वेश्चन, अ मेमोरी चिप स्टोर्स 8 MB ऑफ डेटा, so हाउ मेनी बाइट्स डज इट कंटेन। ठीक है, तो MB से आपको बाइट्स में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, सबका अलग है, डिफरेंट है, तो आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो देखो 1 MB में, ठीक है, 8 MB है, 8 MB है इसको, तो 1 MB में कितने KB होते हैं, 1024 KB होते हैं, ठीक है, तो 8 इंटू 1024 कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, KB में कन्वर्ट हो गया। और 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, कितने बाइट्स होते हैं, 1024 होते हैं, है ना। तो इसको 1024 से फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अब पूरा का पूरा क्या हो गया, ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया बाइट्स में, और बाइट्स ही आपको निकालना था, ठीक है, आपको केवल यूनिट डिजिट देखना है ना। तो 8 चौके 32 यानी 2 आया यूनिट डिजिट, और 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8 यूनिट डिजिट आया। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, अच्छा हाँ अभी तो देख ले, देखो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है, 1 किलोबाइट में 1 KB में 1024 बाइट होता है, ठीक है, ये सब याद रखना है। हाँ जो नीचे वाले हैं छोटे होते हैं वो, उसमें क्या, हाउ मेनी बिट्स आर इन अ निबल, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो 4 बिट्स होते हैं। तो ये जो टेबल होता है पूरा ये आप याद कर लेना, ठीक है, किसमें कितना होता है, बुक्स में दिया होगा आपके। आखिरी क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर which type of software performs function to manages hardware resources, provides a user interface and allows applications to run। तो हार्डवेयर को जो मैनेज करता है, यूजर इंटरफेस कौन देता है, विंडोज देता है ना हमारा, ठीक है, विंडोज क्या है, एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज तो हम जनरली यूज करते हैं ज़्यादातर जगह, बाकी एक लिनक्स भी होता है, ठीक, और भी कई तरीके के होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को, ठीक है। एक इंटरफेस होता है यूज़र, कंप्यूटर, हार्डवेयर को और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके बीच में। फिर देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वेब ब्राउज़र्स हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं हमारे, मतलब हम ही तो यूज़र हैं, ठीक है, तो यूज़र टास्क करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एंटीवायरस, डिस्क टूल्स, ठीक है, जो कैचे वगैरह क्लियर करते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, अब हम तो प्रोग्रामिंग करते नहीं हैं लेकिन कोड वगैरह लिखने में कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि कंपाइलर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कोड को कंपाइल करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द कोर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक कोर कंपोनेंट होता है वो होता है कर्नेल, ठीक है। कर्नेल क्या करता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का मतलब मैनेज करता है, ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। PDF और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करते हो आप सिंपली सर्च करिए एग्जाम मसाला टेलीग्राम पे, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हो सके तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू।